गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ्स की डिजिटल क्लासेस में, जिसके अंदर हम कक्षा 12वीं के मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। तो जो अपने लास्ट वीडियो तक हमने डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक के पार्ट नंबर 9 तक को डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट नंबर 10 की वीडियो को, जिसके अंदर हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक के जो गुणधर्म होते हैं वो गुणधर्म काफ़ी यहाँ पर यूज़फुल होने वाले हैं। तो एटलीस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले दोबारा एक बार सभी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करना है आपको, और एटलीस्ट उनके स्टेटमेंट को तो आपको याद रखना ही होगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को विथ अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। यानी कि जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई है उनके स्टेटमेंट एटलीस्ट आप याद रखो, उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 को आपको स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 की तरीके से ही है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यदि LM23 ये अपने पास 2/2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू 0 है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है L/M, यानी कि L अनुपात M का मान आपको ज्ञात करना है। तो दिया गया है, जो आपको गिवन है वो लिख दीजिए, तो दे रखा था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। LM23 = 0, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता है, 3L माइनस का निशान बीच में, फिर 2 × M यानी 2M, 3L - 2M = 0। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। फिर इस 2M को आप क्या करोगे, राइट साइड में लेके जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये 2M नेगेटिव का है, अगर आप राइट साइड में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 3L = 2M अपने पास मिल गया अपने को। अब देखिए आपको L/M निकालना है। L/M का मतलब आपको L/M का मान ज्ञात करना है। L/M का मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करो, इस M को इस साइड ले आओ और जो 3 है इसको भेज दो आप राइट साइड में, तो L/M कितना आएगा आपके पास, 2/3, यानी कि इनडायरेक्टली आप क्या कह सकते हो कि L/M की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2:3। यही हमें फाइंड आउट करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास काफ़ी इजी है। 4.1 से पहले का जो बेसिक था उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी आपके पास होगा। आपको एक सारणिक गिवन है 3 ऑर्डर का, और इसमें आपको क्या पूछा गया है, द्वितीय पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक ज्ञात कीजिए। देखिए उपसारणिक क्या होता है और सहखंड क्या होता है, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था आपको उसी टाइम आपके साथ मैंने ये डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। तो अवयवों के उपसारणिक आपको ज्ञात करने हैं, तो उपसारणिक के लिए आपको पता है क्या प्रोसेस रहता है कि जिस एलिमेंट को उपसारणिक निकालना होता है वो जिस रो में होता है, जिस कॉलम में होता है उसको छोड़ना होता है, पीछे जो सिस्टम बचता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उपसारणिक फाइंड आउट करते हैं। और इसका प्रोसेस आपको पहले बताया हुआ है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आप इसको अटेम्प्ट करोगे। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सारणिक। सारणिक की वैल्यूज आपको दे रखी है 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18 और 21। ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है 3 ऑर्डर का, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंड करना आता हो आपको, प्रसार कर सकते हो आप किसी भी पंक्ति के अकॉर्डिंग या किसी भी स्तंभ के अनुदिश अगर आप इसका प्रसार करोगे तो आपको इस सारणिक का मान मिलेगा। ये प्रोसेस आपको बताया हुआ है। दूसरा मैंने आपको मेथड बताया था एक सारूस डायग्राम मेथड, उससे भी आप क्या कर सकते हो, इस सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हो। यानी कि सारूस डायग्राम मेथड आप अप्लाई कर सकते हो या फिर एक्सपेंशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो आपके पास एक्सपेंशन मेथड था या फिर सारूस डायग्राम मेथड था वो हमने यूज़ कर लिया था 4.1 एक्सरसाइज में। अब 4.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो उससे पहले हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है सारणिक की। तो सारणिक की जो प्रॉपर्टीज है यानी कि गुणधर्म है, उनको आपको अप्लाई करते हुए आप डायरेक्ट एक्सपेंड ना करते हुए इसको पहले थोड़ा सा इस तरीके से बनाओगे कि इसका एक्सपेंशन या तो इजी हो जाए या फिर इसकी वैल्यू आप विदाउट एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सको। तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं संक्रिया लगा रहा हूँ। संक्रिया देखिए मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था आपके साथ क्या होती है। संक्रिया मैं लगा रहा हूँ, चेंज करूँगा R2 को रिप्लेस किससे करना है, R2 इज चेंज्ड बाई R2 - R1। ओके, और R3 में से क्या संक्रिया लगा रहा हूँ मैं, R3
R3 माइनस R1, यानी R3 में से R1 को घटाना है और R2 में से R1 को घटाना है। और ये काम आप कर सकते हो क्योंकि इससे सारणी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो अब देखिए R2 में से R1 को घटाओगे, R3 में से R1 को घटाओगे तो चेंज पहले तो R2 की जगह होगा, फिर R3 की जगह होगा। R1 में आपके पास किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे डेल्टा मैंने लिखा है इसके अंदर R1 जो आपके पास ऊपर वाले सारणिक था उसकी एंट्रीज क्या थी 13, 16 और 19, वो सेम एंट्रीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, यानी कि R1 के अंदर आपको किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, वो हमको एज इट इज लिखना है और वो हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है बात। इसके बाद देखिए R2 में से R1 को घटाना है, यानी कि द्वितीय पंक्ति में से प्रथम पंक्ति को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से अगर आप 13 घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास 1, 17 में से 16 घटाओगे तो 1 बचेगा, 20 में से 19 को घटाओगे कितना बचेगा 1। इस प्रकार से आप घटा सकते हो। फिर नेक्स्ट संक्रिया आपके पास क्या है R3 माइनस R1, यानी तीसरी पंक्ति में से प्रथम पंक्ति को घटाना है। तो 15 में से अगर आप 13 को घटाते हो तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 18 में से 16 को घटाओगे 2 बचेगा और 21 में से 19 को घटाओगे कितना बचेगा 2 बचेगा। काफ़ी इजी सा सब्ट्रैक्शन है, आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये संक्रिया क्यों लगाई है इसका रीजन आपको अभी भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगर आप इस सारणी को ध्यान से देखोगे तो इस सारणी के अंदर जो रो नंबर 3 है, रो नंबर 3 यानी पंक्ति संख्या 3 है, उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये लगेगा कि इस पंक्ति संख्या 3 में से एक चीज़ कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है देखिए ध्यान से, इसमें से क्या कॉमन आता है 2 कॉमन आता है। और आपको पता है कि सारणी के अंदर हम अगर कोई भी एक पंक्ति से या कोई भी एक स्तंभ से कुछ भी कॉमन आता हो तो उसको आप कॉमन निकाल सकते हो। अगर इसकी जगह मैट्रिक्स होता तो कॉमन निकालने के लिए आप क्या देखते हैं, हर एक एलिमेंट से वो चीज़ कॉमन निकालते। लेकिन सारणिक में फैसिलिटी आपको मिलेगी कि किसी भी एक पर्टिकुलर पंक्ति से या किसी भी एक पर्टिकुलर स्तंभ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो तीसरी पंक्ति से 2 कॉमन निकालेंगे तो देखिए क्या बचेगा, फर्स्ट रो एज इट इज मैंने लिखी है 13, 16, 19, वो मैंने यहाँ पे सेम लिख दी। सेकंड रो भी मैंने सेम लिख दी। थर्ड रो में से मैंने 2 कॉमन निकाला, वो मैंने बाहर लिख दिया। और आगे क्या बच गया 1, 1, 1। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आप इस सारणिक को ध्यान से देखोगे, इस सारणिक को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस सारणिक के अंदर 2 पंक्तियां सर्वसम है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस सारणिक के अंदर 2 पंक्तियां सर्वसम है। कौन कौन सी पंक्तियां सर्वसम है वो देखिए ध्यान से। इसके अंदर एक तो दूसरी पंक्ति और एक तीसरी पंक्ति। अगर आप इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखते हो तो इनके तीनों एलिमेंट्स क्या है, तीनों संगत अवयव आपस में समान है। और सारणी का गुणधर्म मैंने आपको करवाया था। सारणी के गुणधर्म के अनुसार आपको पता है कि यदि किसी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम होते हैं तो उस सारणिक का मान कितना होता है, 0 होता है, ये आपको पता है। तो इस सारणिक का मान क्या हो गया, 0 हो गया। यानी इस सारणी की जगह आप क्या लिखोगे, इसकी जगह लिखोगे आप 0। क्लियर है बात। तो क्या बनेगा 2 आपके पास एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 0, समथिंग इंटू 0 क्या होता है 0, ये आपके पास क्या रहेगा आंसर रहेगा। यानी सारणी का मान क्या आएगा 0 आएगा। अगर आप इसको एक्सपेंड करते, एक्सपेंशन से करते तो भी इसकी वैल्यू क्या आती है आपके पास 0 ही आती है। लेकिन उस टाइम देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है क्योंकि 17 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 21 से, उसके बाद 18 को मल्टीप्लाई 20 से करना पड़ता है, फिर आगे आप फर्दर मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके बाद एडिशन करते, सब्ट्रैक्शन करते हैं। यानी कि कैलकुलेशन काफ़ी इसमें मुश्किल हो जाती है। अगर आप संक्रिया से करते हो तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान है, आप देख रहे होंगे इसमें। अब आपको सेकंड कन्फ्यूजन ये रहती है कि संक्रिया का पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो संक्रिया का पता देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है आपको संक्रिया का पता कैसे चलेगा, उसके लिए एक तो आपको प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए भी कौन सी प्रॉपर्टी कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और क्या इससे चेंजिंग आएगी। दूसरी बात, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि सारणी के अंदर आप संक्रिया आप इस प्रकार से अप्लाई करो कि संक्रिया अप्लाई करने के बाद या तो 2 पंक्ति समान बन जाए या 2 स्तंभ समान बन जाए या फिर आपके पास क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बन जाए। क्योंकि अगर आप अधिकतम संख्या में 0 बना लोगे किसी भी पंक्ति या स्तंभ में तो भी उस सारणी का प्रसार करना आपके लिए काफ़ी ईजी रह जाएगा। या फिर अगर आप 0 नहीं बना सकते तो आप कोई भी 2 पंक्ति या कोई भी 2 स्तंभ एक समान बना लोगे क्योंकि उससे भी सारणी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन ही आपके पास पॉसिबल नहीं होती है तब आप क्या करोगे एक्सपेंड
करोगे। और डिटरमिनेंट की खास बात यह है कि इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और वो इसी टाइप का आएगा जो किसके ऊपर बेस्ड होगा, आपकी ऑपरेशन यानी संक्रिया के ऊपर बेस्ड होगा। और संक्रिया सीखने का तरीका, स्टेटमेंट याद करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, आपको आइडिया आता रहेगा माइंड के अंदर भी, हाँ यहाँ पे हमने ये संक्रिया क्यों लगाई है, इसका रीजन क्या है। रीजन आपको ऑटोमेटिक तब समझ में आएगा जब आप इसके प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को। आपको पता चलेगा अब यहाँ पे संक्रिया इसलिए लगाई है क्योंकि 2 पंक्ति समान बन रही थी, या फिर कोई आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम संक्रिया इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि किसी भी पंक्ति के अंदर हम अधिकतम संख्या में 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब भी किसी पंक्ति के अंदर अधिकतम संख्या में 0 होगी तो उस सारणी का प्रसार करना आपके लिए क्या रहेगा, काफी इजी रहेगा। तो प्रैक्टिस आपको इसकी करनी है, प्रैक्टिस आपको ध्यान से करनी है, तो आप फिर आपके लिए काफी इजी क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन की क्या है, यदि किसी सारणिक में प्रथम व तृतीय स्तंभों को, ध्यान से आपको ऑब्जर्व करता रहना है भी क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मैथ का एक ही रूल होता है, जितना भी टाइम आपको मिलता है स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन के ऊपर पूरा फोकस करना होता है भी क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या डिमांड की गई है और क्या आपको हिंट दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो ये मान के चलो आपने हाफ क्वेश्चन को सोल्व भी कर लिया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यदि किसी सारणिक में प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि ये यहाँ पे ये कहना चाहता है कि कोई भी 2 स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो आपके माइंड में एक इमेज बननी चाहिए कि एक प्रॉपर्टी होती थी हमारे पास। कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको याद आएगा कि यदि किसी सारणिक में कोई भी 2 पंक्तियों को या कोई भी 2 स्तंभों को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। स्टेटमेंट आपको याद आ गई होगी, तो वो ही सेम बात इसने यहाँ पे बोली है, यदि किसी सारणिक में प्रथम व तृतीय स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लिखिए, आपसे ये पूछा गया है कि सारणी के मान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप इसका क्या जवाब दोगे। सारणी के जो मान पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका संख्यात्मक मान तो वही सेम रहेगा बट उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो काफी सिंपल सा आंसर है, यानी कि एक तरीके से आपको जो प्रॉपर्टी है वो ही दोबारा पूछी गई है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा परंतु उसका चिन्ह बदल जाएगा। काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोर्ड में पूछे जाते हैं। प्रूव दैट यानी कि सिद्ध कीजिए कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट मिलेगा, राइट हैंड साइड में आपको एक एक्सपेंशन मिलेगा। आपको ये प्रूव करना है कि उस डिटरमिनेंट को आप किसी प्रकार से एक्सपेंड करो और जो राइट हैंड साइड में आपको जो चीज़ प्रूव करनी है उसके इक्वल प्रूव करो। इस टाइप के क्वेश्चन 3 नंबर में एग्जाम्स में काफ़ी बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके बोर्ड के एग्जाम में रहता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो जब भी सिद्ध करना होता है क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान से ऑब्जर्व करना है सबसे पहले कि क्या आपको लेके आना है, राइट हैंड साइड आपकी क्या आनी चाहिए। तो मैंने देखिए प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेट LHS बराबर जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट थी वो मैंने एज इट इज लिख दी। अब इसके ऊपर कौन सी संक्रिया आपको लगानी है वो ध्यान से देखना है, एक्सपेंशन नहीं करना है। आप एक्सपेंशन करोगे ना तो आप देखोगे इसकी कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, उसको आप सोल्व भी नहीं कर पाओगे, यानी जो राइट हैंड साइड है वो आपको जल्दी से प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आपको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, आपको पहले संक्रिया लगानी है। और संक्रिया लगाने का मैंने आपको सिंपल सा प्रोसीजर बता दिया। संक्रिया लगाने से पहले आप एक चीज़ चेक कीजिए कि क्या इसमें से कोई चीज़ कॉमन आती है। अगर कॉमन आती है किसी भी पंक्ति से या किसी भी स्तंभ से, देखिए 3 स्टेप रहेंगे। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, चेक करोगे सारे स्तंभ चेक करोगे और सारे पंक्ति चेक करोगे। स्तंभ और पंक्ति चेक करोगे आप कि क्या इस सारणी के अंदर किसी भी स्तंभ से या किसी भी पंक्ति से कोई चीज़ कॉमन आपको मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको वो चीज़ कॉमन लेनी है। कॉमन लेने के बाद आप दोबारा चेक करोगे कि क्या और कोई चीज़ कॉमन आती है। अगर कॉमन नहीं आती है तो आपका नेक्स्ट उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप एक ऐसी संक्रिया लगाओगे जिससे क्या हो जाए, कोई भी 2 पंक्ति समान बन जाए या कोई भी 2 कॉलम समान बन जाए। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो आप वो संक्रिया लगा दो, क्योंकि उससे सारणी का मान आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। नंबर 3, अगर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो नंबर 3 क्या होगी, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए भी किसी भी प्रकार से आप किसी भी एक पंक्ति को सिलेक्ट करो या किसी भी एक स्तंभ को सिलेक्ट करो,
उसके अंदर मान लीजिए 3 एलिमेंट्स है, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने की कोशिश करोगे, यानी कम से कम 2 जीरो तो आप बनाओगे। 2 जीरो बनाने के बाद उसका एक्सपेंशन काफ़ी ईजी हो जाएगा, फिर आप उसको ईजिली सोल्व करोगे। तो देखिए 3 मैंने गोल्डन रूल यहाँ पे बताए हैं। सबसे पहले आप चेक करो बार बार सारणी के अंदर कि कोई चीज़ आपको कॉमन प्राप्त होती है या फिर नहीं होती। अगर कॉमन प्राप्त होती है तो कॉमन निकालिए, अगर कॉमन प्राप्त नहीं होती है तो स्टेप नंबर 2 की तरफ चलेंगे हम। स्टेप नंबर 2 आपका ये कहता है कि आप संक्रिया ऐसी लगाइए जिससे 2 पंक्तियां स्तंभ क्या बन जाए, समान बन जाए। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो आप ये प्रोसेस करोगे, अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है देन गो फॉर स्टेप नंबर 3, यानी स्टेप नंबर 3 के लिए आप जाइए। स्टेप नंबर 3 आपकी क्या कहती है कि कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ आप सेलेक्ट कीजिए और उसके अंदर 2 जीरो बनाइए, कम से कम 2 जीरो बनाइए। 2 जीरो बनाने का मतलब उसका एक्सपेंशन फिर क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा, इसलिए आपका ये ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। अब कोई भी संक्रिया लगाने के बाद आप हर स्टेप के बाद चेक करोगे कि क्या कोई चीज़ कॉमन मिलती है। अगर कोई चीज़ कॉमन मिलती है तो उसको आप कॉमन बाहर निकालोगे। तो अब ये ध्यान से अगर आप LHS को देखोगे तो LHS के अंदर आपको कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है, यानी कि कॉमन तो आप इस स्टेप से तो नहीं ले सकते, कॉमन नहीं ले सकते। तो अब आप क्या सोचोगे, संक्रिया के बारे में सोचोगे। अब संक्रिया के बारे में सोचने के लिए आपका 2 अप्रोच रहती है, या तो पंक्ति या स्तंभ सेम बना लो या फिर 2 जीरो बना लो। यहाँ पे देखिए 2 जीरो बनाने वाला प्रोसेस काफ़ी इजी रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए अगर आप R2 में से R1 को घटाओगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सेम आप R3 में से R1 को घटाओगे तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पर 0 बन गया और यहाँ पे 0 बन गया। फिर इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आपके लिए काफ़ी क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा। पहला कारण तो R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 लगाने का आपको समझ में आ गया होगा भी ये संक्रिया ही मैंने क्यों लगाई है। क्लियर है बात, ये संक्रिया मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो आपको प्राप्त हो रही है। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण क्या है, आपको राइट हैंड साइड में से ये x माइनस वाई। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो अगर आप नीचे वाले में से ये घटाते हो तो क्या होगा, z तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर x माइनस वाई। क्लियर है बात, यहाँ अगर आप इसमें से ये घटाते हो तो z से z कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस वाई, यानी कि जो आपको बनाना था वो आपने इजीली बना लिया। सेम आपको क्या चाहिए, y माइनस जेड चाहिए। तो y माइनस जेड के लिए आप क्या करोगे, y माइनस जेड बना लो या फिर x माइनस जेड बना लो, जेड माइनस एक्स बनाना है, कोई भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप R3 में से R1 को घटाओगे तो क्या होगा, देखिए y तो कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा x माइनस जेड। और x माइनस जेड और z माइनस एक्स में तो कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि माइनस ही कॉमन लेना है, वो हम लास्ट में कॉमन ले सकते हैं। तो आपको संक्रिया का रीजन पता चल गया होगा भी हमने ये संक्रिया क्यों लगाई है। तो संक्रिया का आपको पता चल गया भी संक्रिया आप ये लगाओगे। तो संक्रिया मैंने लगा दी R2, फिर तीर का निशान R2 माइनस R1, यानी R2 की जगह आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, R2 में से R1 घटाओगे। फिर R3 माइनस R1, यानी कि R3 की जगह चेंज करना है। चेंज करना क्या है कि R3 में से आप R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, R1 एज इट इज मैंने सेम के सेम यहाँ पर लिख दी। क्लियर है बात। अब R2 में से R1 घटाओगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। ZX माइनस क्या है, YZ है, तो यहाँ से Z कॉमन आ जाएगा। देखो ध्यान से क्या बचेगा, x माइनस वाई। क्लियर है बात, तो ये आपको समझ में आ गई होगी ये कैसे लिखा है मैंने। तो ये ZX माइनस वाई। ओके, अब इसमें से क्या करना है, ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो Z प्लस एक्स में से घटाना क्या है, माइनस वाई माइनस जेड। जेड से जेड कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x माइनस वाई। ओके, सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 माइनस 1, तो ये आ गया 0। ओके, XY में से अगर आप YZ घटाओगे तो Y कॉमन आ गया, क्या बच गया, x माइनस जेड। ओके, फिर x प्लस वाई के बाद y प्लस जेड। y फिर कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, नहीं y कैंसिल हो गया, क्या बच गया पीछे आपके पास, x माइनस जेड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, इतना करने के बाद क्या रहेगा प्रोसीजर। अब इसमें क्या है, देखिए हर स्टेप के बाद मैंने आपको ये बोला था कि आपको कोशिश ये करनी है कि किसी भी पंक्ति से या किसी भी स्तंभ से कोई चीज़ कॉमन आ जाए। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो R2 है, आपके पास रो नंबर 2 है, उसमें से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई। 0 में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो, यानी कि पूरी पंक्ति में से कॉमन क्या आ गया, x माइनस वाई। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, पीछे 0 की जगह तो 0 ही, यहाँ पे बच गया z और यहाँ पे बच गया 1। ओके, सेम आप रो नंबर 3 को चेक करोगे तो तीसरी पंक्ति में क्या कॉमन आता है आपके पास, x माइनस जेड कॉमन आता है। वो x माइनस जेड मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचा, अंदर 0 की जगह तो 0 ही आएगा।
फिर यहाँ पे बच गया y और यहाँ पे बच गया 1। कॉमन आपको हर स्टेप के बाद चेक करता रहना है, भी कोई चीज़ अगर कॉमन आती है तो कॉमन आप निकालिए उसको। ओके, तो अब देखिए इतना करने के बाद इसका बेनिफिट क्या हुआ आपका संक्रिया का। एक तो आपको x माइनस वाई एक्स माइनस जेड चाहिए था राइट हैंड साइड में, वो आपने बना लिया। दूसरा आपके पास जो आपके पास यहाँ पे सारणिक है, उस सारणिक का अगर आप पहला कॉलम ध्यान से देखोगे, ये जो कॉलम है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो आपने बना लिए, यानी अधिकतम 2 जीरो बना सकते थे आप, और आपने वो 2 जीरो बना लिए यहाँ पर। तो अब 2 जीरो बना लिए तो इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करना आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, यानी कि C1 के अकॉर्डिंग प्रचार करने पर क्या मिलेगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या यहाँ पे आता है आपके सामने, ये चीज़ तो सेम लिखी है मैंने। इसके बाद 1 है, इस पंक्ति में आता है, इस स्तंभ में आता है, इसको छोड़ दिए 1 आ गया। क्या बच गया पीछे Z1 Y1 Z1 Y1, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास कौन सा था, 0। 0 आप बाहर लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे 0 के आगे, जिस पंक्ति कॉलम में आता है उसको आप छोड़ोगे, तो बाद में 0 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज़ क्या हो जानी है, 0 ही हो जानी है। तो -0 मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट। ओके, इसके बाद सिमिलर वे में आप क्या करोगे, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए फिर 0 आएगा, तो ये मैंने +0 यहाँ पे लिख दिया। माइनस प्लस क्यों लिखा है उसका रीजन आपको पता ही है, फर्स्ट कॉलम से करोगे तो प्लस माइनस और प्लस, ये आपको साइन कन्वेंशन याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, इसको अगर आप क्या करोगे प्रसार करोगे तो z का मल्टीप्लाई 1 के साथ z, फिर माइनस का निशान y का मल्टीप्लाई 1 के साथ y, यानी क्या आ गया x माइनस वाई एज इट इज, x माइनस जेड एज इट इज, आगे क्या आ गया z माइनस वाई। ओके, अब देखिए आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है z माइनस वाई चाहिए या क्या चाहिए, आपको चाहिए आंसर के अंदर y माइनस जेड, यानी कि y कॉमन -1 कॉमन लेना पड़ेगा। आगे x माइनस जेड की जगह आपको क्या चाहिए, z माइनस एक्स, यानी माइनस कॉमन फिर लेना पड़ेगा। तो दोनों जगह से मैंने माइनस कॉमन लेता हूँ, मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ, तो 2 माइनस माइनस बार क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है, और यही हमें प्रूव करना था, यानी हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये यहाँ पे इजीली प्रूव हो गया। ओके, आप इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हो, एक्सपेंड करके अगर आप इसको सोल्व करोगे तो एक तो इसकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, आपसे सोल्व नहीं होगा। सेकंड बात, बिना अगर आप संक्रिया के इसको सोल्व करोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, आपको संक्रिया अप्लाई करनी पड़ेगी। अप्लाई करने का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है इसके लिए। स्टेटमेंट याद रखो, कोशिश ये रहनी चाहिए कि कॉमन आए तो कॉमन निकालो, 2 पंक्ति स्तंभ से मान बढ़ाओ, अगर नहीं पॉसिबिलिटी तो आप क्या करो, अधिकतम संख्या में 0 बनाओ, उसके बाद कर दो एक्सपेंड। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, प्रैक्टिस करना, फिर आपको ये फंडा समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सारणिक आपको दे रखा है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। जो भी डिटरमिनेंट आपको गिवन है, 0 b² a c² a² b 0 c² b a² c b² c और 0, ये डिटरमिनेंट है तृतीय क्रम का। आपको इसका मान निकालना है, तो मैंने इसको डेल्टा से कंसीडर कर लिया। प्रोसीजर वही रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंड तो आपको करना नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप चेक करोगे कि कोई भी पंक्ति से या कोई भी स्तंभ से कुछ कॉमन आता है या फिर नहीं। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपके पास यहाँ पर इसका फर्स्ट कॉलम है, ओके, और फिर इसका आप देखोगे सेकंड कॉलम देखोगे, फिर इसका आप देखोगे थर्ड कॉलम देखोगे, तो तीनों कॉलम में से कुछ ना कुछ कॉमन आता है। फर्स्ट कॉलम में से a² कॉमन आता है, सेकंड कॉलम में से b² कॉमन आता है, थर्ड कॉलम में से c² कॉमन आता है। और सारणिक में से आप किसी भी पंक्ति स्तंभ से अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो आप इजीली कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ क्या करोगे आप, प्रथम स्तंभ से a², द्वितीय स्तंभ से b², तृतीय स्तंभ से c² कॉमन लेने पर, कॉमन को आप हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ लेने पर। तो कॉमन लोगे तो क्या आ गया, a² b² c² आपके पास क्या आ गया, बाहर आ गया कॉमन। अब बचेगा क्या अंदर, वो देखिए अंदर क्या बचा आपके पास, वो देखिए। इसमें 0 से तो 0 रहेगा, a² कॉमन आ गया, क्या बच गया पीछे b और ये c, सेम इसमें a 0 c, सेम इसमें a b और 0। ओके, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या करोगे आप, क्या अब इसमें किसी भी पंक्ति स्तंभ से कोई चीज़ कॉमन आती है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसके अंदर
कॉमन तो आता है भाई, कॉमन क्या आता है, मैंने इसको डायरेक्ट सोल्व कर दिया। अगर आप इसको कॉमन लेके हल करना चाहो तो और इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो इसको आप क्या करोगे, दोबारा ध्यान से देखोगे तो पंक्ति में से कॉमन आता है, ठीक है। यहाँ इस पंक्ति में से बी कॉमन आता है, यहाँ इससे क्या कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन आ जाएगा। तो बार क्या बन जाएगा, बार बन जाएगा आपके पास ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, अंदर क्या बचेगा 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। फिर इसको आप एक्सपेंड कर देना, आंसर आपका वही सेम आएगा जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। आंसर में कोई अंतर नहीं आने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया R1 के अकॉर्डिंग। आप कॉमन लेके भी एक्सपेंड करोगे तो सेम आंसर आएगा। तो प्रथम पंक्ति का अनुदिश प्रसार करोगे तो साइन कन्वेंशन आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये आपके पास निशान रहने वाले हैं। तो ये निशान आप लगाओगे तो यहाँ पे देखो इसके आगे प्लस का निशान, इसके आगे प्लस का निशान, इसके आगे माइनस का निशान, और इसके आगे फिर किसका निशान लगाया, मैंने प्लस का निशान लगाया है। अब जीरो के लिए क्या होगा, ये पंक्ति छोड़नी पड़ेगी, ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, पीछे जो बचेगा उसको फिर आप मल्टीप्लाई कैसे करवाओगे, बाहर जीरो से करवाओगे, तो ये चीज़ तो जीरो हो ही जानी है। ओके, तो इसको मैंने डायरेक्ट जीरो लिख दिया। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या, मैंने माइनस ए कर दिया। ये कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो में है, कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है। पीछे बच गया बी सी बी जीरो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट फिर आपके पास क्या है, थर्ड ये एलिमेंट आ गया, कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में, क्या बच गया बी जीरो सी सी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो क्या आ गया माइनस ए जीरो, ये माइनस बी सी आ गया, फिर ए, फिर ये बी सी, और ये क्या आ गया जीरो आ गया। ओके, तो क्या आ गया, ये बन गया आपके पास, देखो ध्यान से, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ए बी सी, और ये भी क्या बन गया ए बी सी। ए बी सी और ए बी सी क्या होता है आपके पास, 2abc। 2abc को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, तो वो क्या आएगा 2a की क्यूब, बी की क्यूब और सी की क्यूब, ये आपके पास आंसर आएगा। और ये इसका आंसर है, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट रहती है किसी भी क्वेश्चन में जो मैंने आज करवाए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसको कल दोबारा नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करवा दूंगा। अगर डाउट नहीं रहते हैं तो अपना रिव्यू अब बताना कि कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। और नेक्स्ट इसमें 4.2 में टोटल 13 क्वेश्चन है। आप ट्राई करना कि आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर सोल्व होता है, 1 या 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर सोल्व होते हैं तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा आपका। इसी प्रकार अपना रिव्यू भी आप देते रहिए साथ साथ, और अपनी स्टडी को यूँ ही जारी रखिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जो मैंने यहाँ पे यूट्यूब चैनल लिंक नाम दे रखा है, इसको सर्च करके आप सब्सक्राइब कीजिए, मैथ्स बाय RSR सर, और अपनी अपडेट को यूँ ही आप जारी रखिए। थैंक यू सो मच।